गुलबर्ग में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पदक विजेताओं को सीएम धामी ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए जो भविष्य की कामना। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने विभिन्न उद्यमियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव ने पिरूल से निर्मित अन्य उत्पादों और उपयोगों के लिए मांगे सुझाव। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रणजीत कुमार सिन्हा और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की। आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने पर भी हुई बातचीत। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने की बैठक। कई विभागों के अधिकारी भी हुए शामिल। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और मोबाइल हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा। और देवभूमि में बढ़ा जिहादियों का आतंक, खुलेआम कर रहे मीट का व्यापार। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी को लिखा पत्र और की कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ढाकरे। आपको बताएं कि गुलमर्ग में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्नो स्कीटिंग और साथ ही स्नो शू में उत्तराखंड के पदक विजेताओं को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सम्मानित किया। उत्तराखंड से शालिनी राणा और ऋषभ, साथ ही आपको बताएं ऋषभ रावत और मयंक डिमरी, जगदीप भट्ट ने पदक भी जीते हैं। और इस बीच सीएम धामी ने सभी विजेताओं प्रतिभागियों से मुलाकात कर सभी को पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर कई दिग्गज मौजूद भी रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने गुरुवार को सचिवालय में पिरूल से आजीविका सृजन वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक विभिन्न उद्यमियों के साथ विचार विमर्श किया है। मुख्य सचिव ने पिरूल से निर्मित अन्य उत्पादों और उपयोगों के लिए सुझाव भी मांगे और मुख्य सचिव ने वन विभाग को पिरूल कलेक्शन कर रहे स्वयं सहायता समूह को नियमित भुगतान के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किए जाते हुए एक कॉपर्स फंड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि स्वयं सहायता समूह के भुगतान में देरी ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्यमियों को शुरुआती सहायता प्रदान किए जाने के लिए पहले 5 सालों में उद्यमियों की तरफ से दिए जाने वाले जीएसटी का 70% सब्सिडी दिए जाने के निर्देश यहां पर दिए गए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों में प्रयोग हो रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी प्रदेश में अपनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वनों से जितना अधिक से अधिक पिरूल का समाधान हो सकेगा, वनों को आगे से बचाने में कारगर साबित होगा। मुख्य सचिव ने यह कहा कि पिरूल के ट्रांसफॉर्मेशन में कोई समस्या ना हो, इसके लिए ई रवाना जारी करते हुए न्यूनतम जो है ये किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूह और लोगों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने के लिए वन और साथ ही उद्योग विभाग को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जब तक मिलके काम नहीं करेंगे काम कैसे होगा। यही बात मुख्य सचिव के द्वारा भी की गई है। और आपको ये खबर हम बता रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां डॉक्टर एसएस संधू ने एक अहम बैठक उद्यमियों के साथ मिलकर की है। और इस मुख्य बैठक में पिरूल से निर्मित अन्य उत्पादों और उपयोगों के लिए लोगों से सुझाव जो हैं यहां पर मांगे गए हैं। तो वहीं आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रणजीत कुमार सिन्हा और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की है। इस दौरान ये बताया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के समक्ष जोशीमठ के लिए ये पेश किया गया है राहत पैकेज। और उन्होंने ये भी बताया कि भवन का मुआवजा तय हो चुका है, लेकिन अभी भूमि के मुआवजे को रोका गया है। डॉक्टर रणजीत सिन्हा ने आगे कहा कि
CPWD के तहत किए गए मानकों के आधार पर भूमि मुआवजा मिलेगा। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रेजिडेंशियल भवनों को स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा जो है वो दिया जाने वाला है। तो वहीं RCC फ्रेम स्कर्ट के लिए जो है आपको बताएं कि मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमिश्नल भवनों के लिए जो है लोड बेयरिंग भवनों को भी स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को भी स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा अब दिया जाएगा। तो ये अहम बातें जोशीमठ आपदा पर ब्रीफिंग के दौरान कही गई है। आपको बताएं कि आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की बात पर चर्चा विशेष तौर पर की जा रही है, क्योंकि आपको जिस तरीके से पता है उत्तराखंड में जो आपदा आई ये बेहद परेशान करने वाली और कई लोगों का घर इसमें छीन गया है और कई लोग बेघर हो गए, जिसके कारण अब जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग है वो चल रही है और राहत पैकेज किस तरीके से आपदा प्रभावितों को दिया जाएगा इस पर खास तौर पर बातें की जा रही है। तो साथ ही आपको बताएं कि आपदा सचिव ने इस दौरान पत्रकार वार्ता भी की है। ये पॉइंट क्लियर तभी होगी जब जितने हमारे तकनीकी संस्थाएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट देते हैं, फिर उसको कंपाइल करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने जो इन हाउस स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी परीक्षण करते हुए स्टेट को एडवाइस करेंगे कि कौन सा एरिया शिफ्ट होना है, कौन सा एरिया शिफ्ट नहीं होना है। तो मान लीजिए कोई एरिया शिफ्ट होना ही नहीं है तो वहाँ पर भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बिल्डिंग का जरूर दिया जाएगा, और अगर शिफ्ट होना है तो देन डेफिनेटली भूमि का भी दिया जाएगा। क्योंकि ये इसमें क्लैरिटी अभी बाकी है, इसलिए अभी भूमि को पेंडेंसी रखते हुए केवल बिल्डिंग वाला पार्ट कल माननीय मंत्रिमंडल ने ओके किया है। शर्तें पहला है कि जो भी दरें निर्धारित होगी, चाहे भूमि का मुआवजा का हो या भवन का मुआवजा का हो, प्लिंथ एरिया रेट, सर्किल रेट, जो भी दरें निर्धारित होगी उस आधार पर उनको मुआवजा मिलेगा। अभी हमने भवन का कर दिया, भूमि का बाद में होगा। जो भी मुआवजे के संबंध में अभी जो हमने नीति तय की है उसकी वो कार्रवाई जो हमारी तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट NDMA के माध्यम से हमें प्राप्त होगी उसके आधार पे ये होगा। कौन सा क्षेत्रफल में हमको, कौन सा क्षेत्र को हमको नो गो करना है, यानी कि वहाँ पर कोई भवन नहीं रहना चाहिए, कौन सा घर क्षतिग्रस्त होगा उसको हटाना है। तो ये सारे जो हमारी तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट जो हमें प्राप्त होगी NDMA के माध्यम से उसके अनुसार होगा। दूसरा, अगर मान लिया जाए किसी भवन स्वामी का भवन तो असुरक्षित घोषित कर दिया गया लेकिन भूमि को सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है, तो संस्थाएं कहती है भूमि ठीक है, इस पर निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वो निर्माण जो हमारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट और आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर जो गाइडलाइंस तय की जाएगी उस गाइडलाइंस के अनुसार ही फिर उस पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मोबाइल हेल्थ वैन और साथ ही टेली मेडिसिन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए मोबाइल हेल्थ सुविधाएं और टेली मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मोबाइल हेल्थ और टेली मेडिसिन सुविधा के लिए 100% सैचुरेशन प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मोबाइल वैन सुविधा के क्षेत्र में NHM, स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विश्लेषण करके गैप चिन्हित कर इसे पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन क्षेत्रों से स्वास्थ्य केंद्र अधिक दूर है उन क्षेत्रों में मोबाइल वैन के दौरे अधिक बढ़ाए जाएं और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोबाइल वैन के दौरे की निश्चितता बढ़ाते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए दिवस निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैनों की निश्चितता सुनिश्चित किए जाने के लिए एक स्थायी मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। आगे मुख्य सचिव ने मोबाइल वैन में ब्लड सैंपल के साथ ही पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स की उपयोगिता पर मंथन भी किया है। उन्होंने आगे ये कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को भी तराशते हुए इसे प्रयोग की दिशा में बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को जो है दूर दराज के लोगों को इसका फायदा मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर अधिक चर्चा यहाँ पर की गई है। डॉक्टर SS संधू के नेतृत्व में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया था जहां कई विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।
तो मोबाइल हेल्थ वैन और टेलीमेडिसिन पर बातचीत इस दौरान की गई। तो हिंदुस्तान के पवित्र तीर्थ स्थलों में से देवभूमि पर मजहबी अटैक की साजिश के खिलाफ लोग उबलने लगे हैं। देवभूमि में भैरव सेना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उन्हें इस गंभीर साजिश के प्रति आगाह किया है। पत्र में ऐसी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। किस तरह से जिहादी ताकतें गुप्तकाशी में इस खेल को अंजाम देने का काम कर रही है, आप ये देख सकते हैं। आपको बताएं कि देवभूमि सभी हिंदुओं के लिए महान पवित्र स्थल का प्रतीक रहा है और उत्तराखंड को हिंदू तीर्थ स्थलों की संख्या के कारण देवताओं की भूमि यानी कि देवभूमि के रूप में जाना भी जाता है। लेकिन देवभूमि की महिमा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बेहद खास है। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि विश्व विख्यात तीर्थ क्षेत्रों में से एक बाबा केदारनाथ के पड़ाव पर गुप्तकाशी में लगातार मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि ये मुस्लिम अब देवभूमि में मीट का व्यापार खुलेआम करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मस्थल पर अगर मीट का कारोबार कर दें तो आखिर ये विश्व विशेष समुदाय क्या मंशा रख रहा है। अब उत्तराखंड देवभूमि की जनता जागरूक हो चुकी है। लोग ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर विरोध करने लगे हैं। फिलहाल देवभूमि में हिंदू संगठन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कहा है कि धार्मिक स्थलों के आसपास मीट के व्यापार और मुस्लिम घुसपैठ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तो वहीं उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल अब तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने आगे कहा कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी साल 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू की जा चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही कस्टमाइज पैकेज पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग सचिव पंकज कुमार पांडे ने ये बताया कि उत्तराखंड में आने वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म डेवलप करना और उनकी सुलभता के अनुसार प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना कितना ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि पॉलिसी और मानकों से इतर प्रदेश हित में बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य में समय समय पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिसीज बनाते रहते हैं और उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने टोटल 5 नई पॉलिसीज हमने माननीय कैबिनेट के समक्ष रखी थी, वो उन्होंने अप्रूव किया उसको। उसमें स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है। पहली जो हमारी पॉलिसी थी वो 2018 की थी, तो 5 साल उसको हो गया था। पिछले साल हम लोग लीडर की कैटेगरी में आए थे स्टार्टअप में, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 3 टॉप स्टेट थे इंडिया के, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉलिसीज के और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पिछले 5 साल में, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोगों ने स्टार्टअप की नई पॉलिसी बनाई है। तो वहीं कोरोना काल के बाद आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से भौतिक रूप से 34 के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया है। साथ ही दीक्षांत समारोह में छात्र और छात्राओं को उपाधि से सम्मानित यहां पर किया गया है। आपको ये बताएं कि दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ तमाम आपको ये बताएं कि दिग्गज यहां पर शामिल हुए हैं और सभी जहां राज्यपाल के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को उपाधियां भी दी गई है और इस दौरान
सभी साल 2020 और 21 में प्राप्त करने वाले बच्चों को स्वर्ण पदक और 13 को रजत पदक और साथ ही आपको ये बताएं कि 11 छात्रों को कांस्य पदक के साथ सम्मानित किया गया है। साथ ही राज्यपाल ने उन सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी है और आपको बताएं कि अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली बेटियां रही और वहीं कुछ बेटियां ऐसी भी थी जिन्होंने 3-3 मेडल एक साथ अपने नाम किए। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो समारोह था, दीक्षांत समारोह, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। मेरा नाम अभिजीत राय है। मेरे को आज सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई एम विशिंग फॉर माय बेटर फ्यूचर। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आज मुझे गवर्नर साहब के हाथ से मिली है और अभी मैं फ़िलहाल इंडियन बैंक में सर्विस कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं और इसी में तरक्की करूँ और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सारे गुरुजनों और दोस्तों को देना चाहती हूँ। हरित क्रांति के जनक विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। आज का दिन अलग ही था। आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल दिए गए। आज एक अलग से बहुत खुशी हुई कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च का इलाका है, अपने आप में बहुत तरक्की कर रहा है। मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो दिल को छू गई कि आज के जितने भी विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां थी। तो वहीं उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली में होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 को बर्फ की खराब स्थिति के कारण रद्द कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विश्व स्तर पर इस बार शीतकाल में बर्फबारी कम होने के कारण जनपद चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में भी बर्फबारी कम हुई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस संबंध में स्की एंड स्नो बोर्ड उत्तराखंड ने स्की और स्नो बोर्ड इंडिया की सभी संबद्ध इकाइयों को भी नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 के लिए रद्द होने की सूचना दे दी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आगे कहा कि विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन मौसम के साथ न देने के कारण बर्फबारी की खराब स्थिति को देखते हुए नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप को अब रद्द करना पड़ा है। बर्फबारी कम होने के कारण इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो नहीं हो पाया। इस बात की जानकारी खुद सतपाल महाराज ने दी है। आपको बताएं कि इस साल बर्फ कम होने के कारण यहाँ पर ये जो कंपटीशन है उसका आयोजन फिलहाल नहीं पड़ पाएगा। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित नारायण नगर और साथ ही खिलाड़ियों गांव के मध्य जंगल के किनारे लकड़ी तस्कर की तरफ से वन विभाग के यूकेलिप्टस के पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की सूचना खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट और खटीमा नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाण और खटीमा वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी को दी है, जिसके बाद सभा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया है और साथ ही तस्करों की तरफ से काटे जा रहे पेड़ की लकड़ी यहां पर मिली है, जिसके बाद वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में से ले लिया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने ग्रामीणों से बताया कि वन विभाग के लकड़ी को अवैध रूप से काटकर नेपाल सहित अन्य जगह से बेचा जा रहा था, जिसमें सरकार को
भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अब स्थानीय लोग वन कर्मचारियों को अवैध कटान रोकने से मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे देते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और वन विभाग की टीम और एसडीएम इस पूरे मामले में निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ की लकड़ी काटना जब मना है तो क्यों इस तरीके का काम किया जा रहा है। और लकड़ी तस्करी का मामला लगातार उत्तराखंड में रोज निकलकर सामने आता है, जिसे लेकर अब विभाग सख्ती बरत रहा है और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। आप मौके पे पहुंचे हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी यहाँ पर अवैध रूप से कोई यूकेलिप्टस के पेड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ है, उसका कटान अवैध रूप से किया जा रहा है। तो हम मौके में पहुँचे। मौके में हमने फॉरेस्ट रेंजर से बात की तो कहा गया कि कोई हनीफ करके एक व्यक्ति है जो इसमें इन्वॉल्व था, जबकि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई जीत प्रकाश करके व्यक्ति है जो यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर हमारे खटीमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी मिली भगत है। तो एक जांच का विषय है। मैंने एसडीओ साहब को कह दिया कि इसको अभी तो हम इसको जब्त कर रहे हैं और इसमें जांच बैठी जाएगी कि अगर ये जीत प्रकाश का इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दुख का विषय है कि अंतिम संस्कार में अगर ये लोग यहाँ पर इनको लकड़ी की आवश्यकता तो उनको मानवता के आधार पर दे देना चाहिए। और इनका ये भी आरोप है कि ये नेपाल में यहाँ पर इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो है ये जाँच का विषय है। जाँच के बाद ही खुल के आएगा कि क्या ये वास्तविकता है या नहीं है, तो हम इसमें जाँच बैठा रहे हैं। इसमें मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर एक यूकेलिप्टस का सूखा हुआ पेड़ काटा गया है, तो मैंने अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आया हूँ और इसकी इंक्वायरी की जा रही है। इसमें एक खटीमा से किसी हनीफ का नाम सामने आया है अभी तक, वो उसके खिलाफ हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम करते हैं और जो भी हमारे वन अधिनियम के तहत जो भी अन्य कार्रवाई होंगी वो भी हम इसमें जारी रखेंगे। सर इसमें सर कुछ लोगों के नाम इनके द्वारा बताए जा रहे हैं। इसमें हम लोग इसके विषय में भी अगर इनकी तरफ से कोई प्रत्यावेदन अगर मिल जाता है हमें तो और ज़्यादा बेटर हो जाता, उसके नाम का हमारा खुलासा हो जाता और उसमें भी हम अपने स्तर से और जो भी उच्च अधिकारियों के स्तर से उसमें भी जो भी जांच की जाएगी, उसमें जो भी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा और उसके जो जांच के उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई इसमें अमल में। यहाँ से गैर कानूनी तरीके से लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, जो पेड़ गिराना नहीं है वो पेड़ को गिरा के ले जा रहे हैं। इससे पहले भी सागुन के पेड़ तमाम जो है नदी में से सब उठा के ले गए। ये लिप्टी का पेड़ गैर कानूनी तरीके से लोग ले जा रहे हैं। कोई निगम के नाम पे ले जा रहे हैं, लेकिन निगम पे नहीं जा रहा है ये, इसको कोई ठेकेदार ले जा रहा है। वाले जो अफसर है वो लोग दे रहे हैं, उसी तरीके से ले जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में बसंत महोत्सव की धूम अब दिखाई देने लगी है। आपको बताएं कि बसंत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और दरअसल दूर दराज से ग्रामीण बड़ी संख्या में बसंत महोत्सव बनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और नगर पंचायत ने इस बार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्थानीय लोक कलाकारों को इस मंच पर आने का मौका दिया। आपको बताएं कि बसंत महोत्सव में स्थानीय कलाकार अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कलाकारों ने दर्शकों का मन यहाँ मोह लिया और सभी कलाकार जो थे अपनी अपनी संस्कृति की झलक अपने सुरों से मेला पंडाल में बिखेरते हुए नजर आए, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण दूर दराज गांव से यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया गया। में यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिली और साथ ही जो लोक कलाकार इस मंच पर मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से आप समझिए कि महोत्सव में धूम मचा दी, क्योंकि यहाँ लोक संस्कृति का एक खास उदाहरण इस दौरान देखने को मिलता है। और बसंत महोत्सव अपने आप में खास होता है। दूर दराज से अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि उत्तराखंड में गढ़वाल और कमाऊं दो ऐसे रीजन होते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हैं और इसे लेकर खास तौर पर लोकगीत का आयोजन यहाँ पर किया गया और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में लंठौर बाजार के एक भाग पर हो रहे भूदशाओं के कारण का पता लगाए जाने को लेकर देहरादून और रुड़की की 8 सदस्य वैज्ञानिकों की देहरादून टीम मसूरी पहुंच गई, जहां विशेषज्ञों की टीम ने लंठौर क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ रोड के क्षेत्र का निरीक्षण किया है। साथ ही भूदशाओं के कारण का पता लगाया गया, जिसको लिए
एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सभी आए वैज्ञानिकों का स्वागत कर मसूरी के लंठौर क्षेत्र के एक भाग में हो रहे भूधसाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने आगे कहा कि मसूरी लंठौर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और सरकार के निर्देश के बाद देहरादून और रुड़की के विभिन्न वैज्ञानिकों की टीम बनाकर यहां मसूरी भेजी गई है, जिससे भूधसाव के कारणों का पता लगाया जा सके। भूधसाव को रोकने के लिए कार्य योजना अब पूरी तरह से तैयार कर सरकार को देनी है और निरीक्षण के दौरान लंठौर बाजार के नॉर्थ और साउथ रोड, टिहरी बाईपास रोड का निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही एसडीएम ने कहा कि टीम के द्वारा सभी चीजों का आकलन सही ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि भूधसाव की जो समस्या है आप जानते हैं कि किस तरीके से देखने को मिल रही है और मसूरी में भी भूधसाव जो है वो हो रहा है। इसे लेकर वैज्ञानिकों की टीम को एकत्रित किया गया है ताकि निरीक्षण किया जा सके और पता लगाया जाए कि भूधसाव किन कारणों की वजह से हो रहा है। लगातार ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से ये चीज़ें अब बढ़ती जा रही है, इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होता जा रहा है और वैज्ञानिकों की जो टीम है वो अब इस कार्य में लगातार जुटी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में बाघ का आतंक देखने को मिला। जी हां, आपको बताएं कि देर रात बाघ ने एक बाइक सवार युवक पर हमला बोलते हुए उसे घायल कर दिया। आपको बताएं कि बुधवार की रात ज्वालावन निवासी अपने घर आ रहा था कि इसी बीच रास्ते में अचानक एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल व्यक्ति को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है और अभी व्यक्ति का इलाज अभी जारी है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजड़े लगाने की मांग की है, क्योंकि रामनगर में आए दिन बाघ का आतंक देखने को मिलता है। आपने देखा होगा किस तरीके से रामनगर की खबरें हम कई बार आपको बताते हैं, जहां पर बाघ आए दिन लोगों पर हमला कर देता है और इसे लेकर अब प्रशासन भी सख्ती से कार्रवाई करने का काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि खुले में जब लोग घूमते हैं तो इस तरीके से बाघ उन पर किसी भी तरीके से हमला ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। हम गए थे पन्नागेड़ा दवाई लेने, तो रास्ते में हमें बाघ ने झपटा मारा और साथ में भैया थे हमारे, तो मेरी टांग में मारा झपटा। तो करीब 50 मीटर हमारे पीछे दौड़ लगाई, तो फिर हमने हल्ला किया तो बाघ फिर साइड में घुस गया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन